धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल और ईरान से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों की। और अब तो सुर्खियों में लेबनान सबसे ज्यादा बना हुआ है। और इन तमाम खबरों को आसानी से मैं इसलिए आपके सामने रख पाता हूं, एक तरीके से तबसरा करते हुए, तज़किरा करते हुए, चर्चा करते हुए, क्योंकि हमारे लिए रोजाना वक्त निकाल लेते हैं कृष्णकांत जी, यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी और गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। बात करते हैं एससीओ को लेकर। संघाई शिखर सम्मेलन चल रहा है, संघाई सहयोग सम्मेलन चल रहा है इस्लामाबाद में। पाकिस्तान तो इसी में फूला नहीं समा रहा है कि साहब मेरे यहाँ पे ये हो गया, 27 साल बाद रोटेशन के चलते मुझे एससीओ करने का जो है सौभाग्य हासिल हो गया। लेकिन मैं इसे दूसरे परिप्रेक्ष्य में समझना चाहता हूँ। भारत के विदेश मंत्री वहां पे पहुंचे हुए हैं। 10 साल पहले भारत की विदेश मंत्री जो है सुषमा स्वराज वहां पहुंची थी। 10 साल से जो सरकार देश में चल रही है वो बगैर बुलाए वहां पहुंच जाते हैं, बिरयानी खा लेते हैं, शोल का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे की माताओं को संदेश देते हैं, एक दूसरे के शपथ ग्रहण में भी जाते हैं। क्या वक्त नहीं आ गया है? क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि पाकिस्तान से बात की जानी चाहिए। आप क्या कहते हैं? पाकिस्तान से बातचीत जरूर करनी चाहिए। जो भी हमारा मतभेद है, यदि हम चीन से सीखें, सब मतभेदों के बावजूद भी उसका आर्थिक प्रक्रिया जारी है, चाहे वो भारत के साथ हो, यूरोपियन यूनियन के साथ हो, अमेरिका के साथ हो। वैसे कहने के लिए तो पाकिस्तान के साथ भी हमारा आर्थिक संबंध लगातार बढ़ ही रहा है। अंडरग्राउंड के कहें या जैसे भी कहें, आदान प्रदान हो रहा है। अभी डेटा मेरे पास नहीं है, लेकिन वो अभी महत्वपूर्ण नहीं अभी के बातचीत के लिए। जहां तक ये गए हुए हैं पूरे नखड़ा के साथ, दिखाने के साथ कि भाई हम द्विपक्षीय वार्तालाप के लिए नहीं जा रहे हैं, भारत पाकिस्तान की वार्ता नहीं हो रही है, यह संघाई कोऑपरेशन और ऑर्गेनाइजेशन की बातचीत हो रही है, जिसके हम भी सदस्य हैं या जिस रूप में हो। और संयोग की का बात है कि पाकिस्तान उसको होस्ट कर रहा है। और पाकिस्तान भले ही जितना फूले समाये, यह तो निशानी है हमारे जैसे वैसे देशों का जो कि पूर्णतः पूंजीवादी देश होने के बावजूद भी उतना विकास नहीं कर पा रहे हैं कि हम अमेरिका, चीन के बराबरी कर सकें। G20 के होर्डिंग अभी भी देखें तो दिल्ली में हर जगह ऐसे भरा हुआ है जैसे कि हमने दुनिया में सबसे पहला तीर हम ही ने मारा है। खैर, इसकी बात छोड़ें, तो हमारा संबंध जरूरी है। भारत, बांग्लादेश, चीन, हमारे जितने भी बगल के देश हैं, बाहर में हम जाके कितना भी कूदे, यदि बगल वाले देशों के साथ हमारा संबंध नहीं सही होता तो हमारी विदेश नीति कमजोर है। हमारे देश में और पूरे दक्षिण एशिया में जो शांति का एक रूप होना चाहिए, शांति का तरीका होना चाहिए, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होना चाहिए, उसको रोके। लेकिन इसका कारण यही है कि हम दिखावा के लिए काम करते हैं। अपने यहाँ खुद ही जहां तक मानवाधिकार है उसको हम कहीं से भी तवज्जो नहीं देते हैं। और तीसरा जो दिखावे की हंसी ठाके है, लाहौस में हमारे प्रधानमंत्री ट्रूडो के साथ, कनाडा के प्रधानमंत्री के साथ करके, उसके बाद हम नतीजा देख रहे हैं। और वहां के प्रधानमंत्री ने भी हमारे विदेश मंत्री का वेलकम किया, 20 सेकेंड तक ग्रीटिंग की, मुस्कुराए एक दूसरे पे। तो वह दिखावा है, लेकिन अंदर से सही मामले में कहें तो हमें शांति की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। जी, दो मेरे सवाल हैं। एक इंटरव्यू के दौरान जयशंकर ने कहा था कि चीन बड़ा देश है, उससे हम उस टोन में बात नहीं कर सकते हैं। तो क्या पाकिस्तान छोटा देश है इसलिए उस टोन में बात की जाती है, या पाकिस्तान जो है धर्म विशेष के लोगों का देश है और उस धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करके जो है भगवा गैंग, आरएसएस और बीजेपी, इनकी राजनीति भारत में आगे बढ़ती है? ये दोनों चीजें कैसे देखे और समझी जा सकती हैं? दूसरा वाला दिखावे के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि पाकिस्तान नहीं रहता है, यदि बाई एनी चांस सोच लीजिए कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में एक समाजवादी क्रांति हो जाती है, वह समाजवाद की स्थापना हो जाती है, धर्म जो है सो लोगों का व्यक्तिगत मसला रह जाता है, वह राज्य का मामला नहीं रहता है, तब भारत किस तरीके से उसका विरोध करेगा, क्या अपने लोगों को दिखाएगा? क्योंकि वहां पे 100% लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा, शिक्षा का आधार बदल जाएगा, वह वैज्ञानिक हो जाएगा, स्वास्थ्य व्यवस्था सबको मिलेगा, घर मिलेगा, और जो आए दिन जो जिस तरीके के आपस में लड़ रहे चीजें खत्म हो जाएगी।
जहां तक पहली बात है चीन से तुलना करना, वह गलत बात है। वो हमारे विदेश मंत्री को नहीं करना चाहिए था। हम अनावश्यक रूप से या तो चीन को बड़ा दिखा रहे हैं या पाकिस्तान को छोटा दिखा रहे हैं। तब मालदीव और श्रीलंका और नेपाल की बात क्या होती है, हम दिखा रहे हैं कि हम इसके हिसाब से, अपनी ताकत के हिसाब से लोगों से बात करते हैं। बड़े लोगों से बड़ी बात, बड़ा भोज, बड़ी इज्जत, और छोटे लोगों से तेरी ऐसी की तैसी। और यह मानसिकता दिखाता है पूरे उस व्यवस्था का जिसके हम अधीन हैं, और भारत अभी उसी को फॉलो कर रहा है। यानी अंबानी अदानी हो तो वहां पे हमारे देश के बड़े बड़े नेता और प्लेयर, यहां तक कि फिल्म के नेता भी जाके सर झुकाएंगे, और छोटे लोग हैं यदि आंदोलन करते हैं भैया हमारा वेतन को 400 से 450 कर दो, तो लात मार के भगा देते हैं। जी, हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा माने जाने वाले आडवाणी ने जैसे ही पाकिस्तान जाकर जिन्ना को सेकुलर बताया, राजनीति दफन हो गई, और उसी के बाद से गुजरात दंगों की बदौलत चेहरा बनाकर उभरे नरेंद्र मोदी आज सत्ता के शिखर पर बैठे हुए हैं। ये लोग क्या इसलिए भी फिलहाल पाकिस्तान से दूरी रखना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर इन्हें जो है हिंदू राष्ट्र बनाना है, और जो 70-75 साल पहले भारत के 2 टुकड़े होने के बाद मुस्लिम राष्ट्र के तौर पे पाकिस्तान वजूद में आया था, अगर ये इसको स्वीकार करने लग जाएंगे, उसके साथ दोस्ताना करने लग जाएंगे, तो हिंदू राष्ट्र की बात को कैसे आगे बढ़ाएंगे? यह दुर्भाग्य हमारे पूरे देश का कि हम जिस आधार पे जनता को लूटना चाह रहे हैं, हमारे कुछ चंद बड़े पूंजीपति लूटना चाह रहे हैं, वो उन्हीं के कहने से हो रहा है। इसीलिए उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़ के आरएसएस का हाथ थामा, और यहाँ पे बोलने वाले खुलेआम रूप से बोलते हैं कि भैया किस तरीके से ये जो बाहर के आए हमारे देश के मुस्लिम है वो हमारे साथ रहने लायक नहीं, जिस तरीके से कर रहे हैं, और हिंदू बहुमत को लेकर तोड़कर जनता को लूट रहे हैं। यह हम भूल जाते हैं कि अल्पमत पर जब भी आक्रमण होता है तो बहुमत को लूटने का आधार बढ़ता है, और बहुमत पूरी अच्छी तरह से लूटती है। और यह हमारे देश के पूरी जनता के लिए इसलिए भी दुर्भाग्य है कि अमेरिकी चाल जो है दक्षिण एशिया में, हम उसको बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं, और उसका अगला लक्ष्य आने वाले 5 से 10 वर्षों में, जहां उसके पूर्व यूरोप में उसका आधार कमजोर हो रहा है, यहां तक कि सेंट्रल एशिया में, और यहां तक कि साउथ अमेरिका में कमजोर हो रहा है, उसको यह भूभाग बड़ा पसंद आ रहा है, और वहां पे वो अपने वह पैर पसार रहा है, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, यहां तक कि भारत में भी। जी, चलिए पाकिस्तान से निकलकर कनाडा की ओर चलते हैं, क्योंकि आजकल हमारी तनातनी चल रही है, और आपने तो बताया लाओस में हंसते हुए हाय हेलो करा, और उसके बाद क्या हालात नजर आ रहे हैं। कनाडा की तरफ से राजनयिकों को वापस बुलाया जा रहा है, भगाया जा रहा है। वहां पर लॉरेंस बिश्नोई की बड़ी चर्चा हो रही है सर, और मुझे लगता है बहुत प्लान वे में जो आज के सत्ता पर बैठे हुए लोग हैं वो लॉरेंस बिश्नोई को दूसरा दाऊद इब्राहिम बनाना चाहते हैं कि देखो वो मुसलमान था, हम एक हिंदू शेर बना रहे हैं जो है जो अंडरवर्ल्ड का डॉन होगा। लॉरेंस बिश्नोई की बात वहां के लोग इस तरह से कर रहे हैं कि भारतीय दूतावास उन जो कनाडा में था या अभी है, कहने के लिए तो वहां के 6-7 राजनयिकों को भगा दिया उन्होंने, हमने भी वापसी कार्रवाई कर दी है, वो काम खत्म हो चुका है। लेकिन उनका कहना है कि ये अब कनाडा में जो आतंकवाद का आधार था इसको बढ़ावा दे रहे थे, और इनका संपर्क इस बिश्नोई से है, और इसका नाम लेके हो ना हो हम लोग को नहीं पता, ऐसा कुछ सूत्र नहीं पता चला है, लेकिन उसके द्वारा, उसके माध्यम से करके हमारे यहाँ कर रहे हैं, तो दिखाने की कोशिश है। दूसरी तरफ आगे आने वाले चुनाव में, जैसा हमारे भारत के विदेश मंत्री जयशंकर फरमाते हैं कि चूंकि कनाडा में चुनाव है, ट्रूडो जो है वो वोट की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए वह दिखाना चाहते हैं वहां के भारतीय नागरिकों को और अपने नागरिकों को, जो दूसरे वहां के नागरिक हैं जो गोरे हैं, कि भारत उनके लिए खतरा हो रहा है। चीन अमेरिका के लिए हो सकता है, पूरे यूरोपियन यूनियन के लिए रूस हो सकता है, कनाडा के लिए भारत बना है, हमारे लिए पाकिस्तान है, और इसलिए वो दिखा रहे हैं। हमारे जयशंकर जो फरमा रहे हैं वो सच है, लेकिन आधा सच है। दूसरा सच ये है कि हम भी वही कार्रवाई कर रहे हैं, भारत में वोट की राजनीति कर रहे हैं, और कनाडा जो कर रहा है उससे कई गुना, 10 गुना से अधिक ज्यादा कर रहे हैं, और इस चीज को कर रहे हैं। और इसलिए ट्रूडो का जो है दिखावा जो है वह मात्र दिखावा है कि अपने देश को एक आतंकी हमले से बचाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वह आतंकी और जियोनिस्ट रिजीम को हेल्प कर रहे हैं, दूसरी तरफ यूक्रेन को मदद कर रहे हैं, अमेरिका के हर आतंक में साथ दे रहे हैं। जी, पाकिस्तान के विदेश मंत्री ब्रिटेन के पत्रकार को गाजा क्यों दिखाना चाहते हैं? कह रहे भाई वहां भी तो देखो।
विदेश मंत्री या शायद रक्षा मंत्री, जो भी हो। अच्छा, रक्षा ये मंत्री शायद, सही कह रहे हैं, रक्षा मंत्री। ठीक है, जो भी हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। उस पे उन्होंने, कोई वहां के पत्रकार है मॉर्गन, और मॉर्गन कहते हैं कि भाई तुमने इमरान खान को बंद कर रखा है, गलत आरोपों पे बंद कर रखा है, तुम विपक्ष को दबाना चाहते हो, विपक्ष को खत्म कर रहे हो, और इस तरीके से तुम्हारे यहाँ प्रजातंत्र की जहां तक बात है, तुम उसकी हत्या कर रहे हो। तो इस पर जो भी है रक्षा मंत्री वो फरमा रहे हैं कि भैया तुमको हमारे दूर दराज में एक जेल में इमरान खान नजर आ रहा है, ठीक बात है, लेकिन जो नरसंहार जनसंहार हो रहा है, जेल में बच्चों को मारा जा रहा है, वह तुम्हें नजर नहीं आ रहा, वह खामोशी है। तो दोनों अपने अपने पक्ष को बोल रहे हैं, इसलिए अर्ध सत्य है। और अर्ध सत्य मैं जब कहता हूं, इसका मतलब है कि तुम सच को छुपाना चाहते हो, और दोनों एक दूसरे को छुपा रहे हैं, जैसे भारत पाकिस्तान कर रहा है, भारत कनाडा कर रहा है, इजराइल दुनिया के बाकी लोगों के साथ कर रहा है, दुनिया के बाकी लोग इजराइल के साथ कर रहे हैं। सही बात यह है कि मानवता सिसक रहा है, रो रहा है, वह आगे नहीं बल्कि पीछे की तरफ धरातल में जा रहा है। जी, लेकिन कहीं और तो खुल्लम खुल्ला बहुत कुछ हो रहा है। उत्तर कोरिया ने उन सड़कों को बम लगाकर उड़ा दिया, उन रेलवे लाइनों को बम लगाकर उड़ा दिया जो साउथ कोरिया से जुड़ती थी। यानी वो चाहता ही नहीं है कि कोई संबंध रहे, किसी तरीके का लिंक रहे। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया का जो हालात हो रहा है, यह एक मजाक तक पहुंच गया है। दक्षिण कोरिया बार बार बाज नहीं आ रहा है, वह भी ड्रोन से या बैलून से भेजता है, प्रचार करता है कि तुम लोग वहां तानाशाह के अंदर हमारे यहाँ आ जाओ, जो वहां का राजतंत्र है या प्रजातंत्र दिखावे के लिए उसको उखाड़ फेंको, किम जोंग की सत्ता को उखाड़ फेंको। इसके बदले में उत्तर कोरिया ने, हमें पता है कि बैलून में वहां मलबे और पखाने भेजे और दूसरे तरह की कार्रवाई की, और अभी गुस्से में हो के, नाराजगी में आके इसने जो रोड रेलवे लाइन का जो ब्रिज था जो दोनों देशों को जोड़ता था उसको उड़ा दिया, लेकिन अपने क्षेत्र वाले में उड़ाया। और इसके बदले में वहां के दक्षिण कोरिया के सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई के लिए हवाई फायर किया, वार्निंग देने के लिए, भैया माने नहीं देंगे। अब उत्तर कोरिया का ये कहना है जो एक महत्वपूर्ण है, इन्होंने अपनी है जो इनका एक मिनिस्ट्री होता था रीयूनिफिकेशन के लिए, उसको तो खत्म कर दिया, कई महीने पहले ही खत्म कर दिया, और अब कहते हैं कि भाई अब हम मानते हैं कि 2 स्टेट है और इसके तरफ हम बढ़ेंगे। अब हम विलयकरण तो छोड़ ही दिया, अब ये दोनों एक देश नहीं है बल्कि 2 देश है, क्योंकि दक्षिण कोरिया जो है सो अमेरिकी साम्राज्यवाद का एक चमचा है और हर तरीके से इस क्षेत्र में आतंक फैलाना चाहता है, युद्ध करना चाहता है। लेकिन यदि यहीं तक सीमित है इनका, एक दूसरे को रोड तोड़ देना, बैलून छोड़ना, तो चलो अच्छी बात है, ये एक मजाक का विषय है, इससे अधिक कुछ नहीं है, लेकिन यह कहीं ना कहीं भड़कता है तो युद्ध का रूप ले सकता है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। जो लोग तीसरे विश्व युद्ध की बातें कर रहे हैं ना, परमाणु हमले की बातें कर रहे हैं, वो हो सकता है यहीं से शुरुआत हो जाए। अब रुख कर लेते हैं अमेरिका चुनाव से जुड़ी खबरों का। ट्रंप की रैली में ऐसा क्या नाच गाना हो गया कि कमला हैरिस उसका मजाक बनाने लग गई। ट्रंप का जो आजकल काफी जोर से घूम रहे हैं कैलिफोर्निया और वैसे राज्यों में जहां की करीब 10,000 वोट से भी परिवर्तन हो सकता है, और उनका वैल्यू बड़े बड़े राज्यों के बराबर होगा, चूंकि वहां के कॉलेजियम में या चुनाव तंत्र में जो होता है उनका एक एक माना जाएगा। तो इसलिए उस 8 राज्यों में या जितने भी राज्यों से बहुत जोर से घूम रहे हैं, और शाम का वक्त था और ये अचानक पहले नहीं था, कुछ डीजे या कुछ गाने चल रहे थे पुराने में, तो उनसे सवाल पूछे जा रहे थे, सिर्फ फ्रेंडली, बिना तैयारी वगैरह के, इनके जिनके समर्थक थे, कुछ इकोनॉमी पे, कुछ अर्थतंत्र पे, होते हुए गरीबीकरण पे। इन्होंने कहा इतने बढ़िया गाना बज रहा है, बैकग्राउंड हो रहा है, क्या तुम लोग फालतू का सवाल कर रहे हो, नाचना चाहिए। और इस पे आवाज तेज हो गई, देखिए किस तरह से बदल दिया। इनके समर्थक भी बड़े खुश, ट्रंप भी नाच रहे, भी कर रहे, आधा घंटा तक एक कार्यक्रम चला। इस पे कमला हैरिस ने कहा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप सही हालत में है, क्योंकि उन्होंने पहले भी सवाल उठाया था कि इनको मानसिक बीमारी हो गई, बूढ़े हो गए वगैरह है। तो इन्होंने यही सवाल पूछा कि क्या ये होप ही इज ओके, उम्मीद करती हूँ कि वो सही है, मतलब पागल नहीं हो गए। तो एक दूसरे के इसी तरह से मजाक चले, ये भी उनके हंसी का कभी मजाक उड़ाए थे। जी, झूम बराबर झूम शराबी। हर वक्त थोड़ी राजनीति की जाती है, हर वक्त थोड़ी पत्रकारिता होगी। खैर, अगली खबर है कमला हैरिस से जुड़ी भी। एक किताब में उनके अपराध का जिक्र किया गया है। क्या अपराध का डाला सर इन्होंने? ये है, हाँ, ऑन क्राइम करके, स्मार्ट ऑन क्राइम एक पुस्तक है जो इसकी को ऑथर है, मतलब किसी के साथ मिलकर लिखी है, और ये 2009 का है।
इस पर एक पत्रकार ने खोजबीन किया और सब कुछ देखा और कहते हैं कि 27 ऐसे पैराग्राफ या डबल डबल पैराग्राफ है जो बिना कोट किए हुए दूसरे किताबों से पत्रकारों की बात इन्होंने अपने यहाँ कर दी है, लिख दिया। इसको अंग्रेजी में प्लेजियारिज्म कहते हैं, या हिंदी में कहें तो साहित्यिक चोरी, यानी दूसरे की आपने चोरी की हुई है। और खासकर अमेरिका जैसे जगह में तो वहां पे प्राइवेट प्रॉपर्टी की इतना महत्व तो है कि आप जो भी कुछ लिखते हैं पढ़ते हैं, जैसे आपके ही वीडियो को कोई उठा के डाल देता अपने यहाँ बिना आपका नाम लिए हुए, तो इसको दंडित करने का वहां पे प्रावधान है। इसलिए उन्होंने कहा है कि कमला हैरिस जो है वह चोरनी है, वो उन्होंने चोरी किया है। और डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने, जूनियर जो ट्रंप, उन्होंने कहा है कि ये एविडेंस दिखाता है कि कमला हैरिस एक फ्रॉड है। और इस तरह की बातें हो रही है। जी चलिए, हमारे यहाँ तो लोगों की डिग्रियों का नहीं पता है, कम से कम उसने अगर कोई किताब लिखी और किसी के कोट कर दिए हैं तो उसको लेकर उसे इतनी बड़ी तोहमत का सामना करना पड़ रहा है और हो सकता है सफाई भी देनी पड़ जाए। अब शुरुआत करते हैं गाजा से जुड़ी खबरों की। और यहाँ जो पहला अपडेट है वो है नोबेल पुरस्कार मानने वाले जापानी का, उनके आंसू छलक पड़े हैं गाजा का जिक्र करते हुए, और उन्होंने कहा कि 80 साल पुराने मंजर याद आ रहे हैं गाजा के हालात देखकर। यह बड़ा महत्वपूर्ण बात है। एक्चुअली इन लोगों का एक ग्रुप है, इनके ग्रुप का, इनको खुद नहीं मिला, इनका ग्रुप है जो कि पूरे विश्व भर में, या उनके यहाँ जो 2 परमाणु बम गिराए गए नागासाकी और हिरोशिमा में, तो उसकी याद में उन चीज़ों को करते हैं, उनके बारे में लिखते हैं, पढ़ते हैं। और पूरे विश्व में इनका ग्रुप का, एक एनजीओ कह ले उस तरह का चीज़ है, पूरे विश्व में इसकी बात करते हैं कि हमें कोई भी हालात हो जाए, हमें इसकी कोशिश करनी चाहिए कि न्यूक्लियर वॉरफेयर फिर दोबारा ना हो जाए। अच्छा है, नोबेल मतलब बढ़िया चीज है, और इसलिए इनके ग्रुप को नोबेल प्राइज मिला है। और इसी के समारोह में बड़ी खुशी थी, बड़ी खुश थे ये लोग, इसकी प्रशंसा कर रहे थे। उसी समय गाजा की बात आ गई, और गाजा में इन्होंने कहा कि जिस तरह से हमारे बच्चे बर्बाद हुए, वहां के बच्चे भी मरे, जितने लाखों लोग मरे, बच्चे मरे, और गाजा में जो चीज, जिस तरह का नरसंहार हो रहा है, बच्चे मारे जा रहे हैं। और इस तरह के काफी हमारे पास प्रमाण आ चुके हैं कि बच्चों को मारा गया है। तो अधिकांश बच्चे, 70-80%, इन्होंने नहीं कहा, कहीं और से मैं कर रहा हूं, कि अधिकांशतः यहां और यहां मारा गया, यानी प्लान्ड वे में मारा गया ताकि वो मरे, यानी ये जनसंहार का रूप है, ताकि पैलेस्टीन को खत्म किया जा सके। और इस बात की करते करते रो पड़े, माहौल ही बदल गया। तो इनकी मैं प्रशंसा करूंगा कि दिल में मानवीय भावनाएं और संवेदनाएं हैं, और इससे हमें पूरी तरीके से हमें भी समझना चाहिए। जिस तरह से हम बेरहम और बेहया हो गए हैं, एक रोबोट बन गए हैं, एक जानवर बन गए हैं, जैसे कि यदि एक बाघ एक हिरण का आखेट करके मारता है, वो पेट भरने के लिए करता है, वह अमानवीय नहीं है। लेकिन हम मारते हैं तो अमानवीय है। बच्चे को मारते हुए देखते हैं, बलात्कार होता है, उसकी हम प्रशंसा करते हैं, उसके जुलूस निकालते हैं। इस हालत में इस तरह की चीज खासकर जापान से आ रहा है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा यह खबर। जी, इनके बयान का एक हिस्सा और है जिसमें कहते हैं कि ये नोबेल पुरस्कार जो है उन लोगों को मिलना चाहिए था जो ऐसे हालात में गाजा के लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो बाकी और अमला है, क्योंकि वहां पे उनकी भी मौतें हो रही हैं। बहुत सही कहा इन्होंने, बहुत सही कहा। मैंने देखा है, और खासकर डॉक्टर्स जिनके पास प्रॉपर टूल्स भी नहीं है, औजार भी नहीं है, और ऐसे भी ऑपरेशन का जिक्र आया था कि बिना बेहोश किए हुए कुछ ऑपरेशन किया गया, कितना दर्दनाक होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे पत्रकारों का जो सही खबर देने के लिए जा रहे हैं, 200 से अधिक पत्रकार ही मारे जा चुके हैं, डॉक्टरों को पकड़ा जा रहा है। ऐसे डॉक्टर जो जर्मनी या फ्रांस में आकर भाषण देना चाह रहे, बता रहे, उनको एयरपोर्ट पे ही रोक दिया गया है और उनको बंद कर दिया गया और वापस भेजा गया है। तो ऐसे लोगों का जो मानवीय भावना से वहां पर जाके औरतों बच्चों के भोजन जुटाने का काम कर रहे हैं, इसके बावजूद कि उनके खुद का जान में खतरा है, ऐसे लोगों को निश्चित रूप से नोबेल प्राइज ही नहीं, दुनिया भर के जितने भी प्राइज है, जितने तरीके हैं और जो भी है, उनका सम्मान करना चाहिए, उनको बताना चाहिए। और लोगों को यह भी बताना चाहिए कि देखो, ऐसे लोग आज भी जीवित हैं जो अपनी जान का ध्यान ना रखते हुए दूसरों के बच्चों, औरतों और पुरुषों को भी मदद देने के लिए वहां जा रहे हैं और ऐसे हालात में भी काम कर रहे हैं। जी, लेबनान में शांति सेना पर हो रहे इजरायली हमलों को लेकर नेपाल जैसा छोटा सा देश बोला है, हम गांधी का देश हैं, खामोश बैठे हैं। क्या नेपाल के बोलने से कुछ उखड़ेगा? नेपाल के बोलने से कुछ उखड़े ना उखड़े, जैसे हम लोगों ने भी यहाँ पे कार्यक्रम किया था,
है ना, 10-12 जगहों में, खासकर गाँव में, और जो यहाँ के छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ी है वहां जाके बताया था। लोगों को बड़ा असर जो है कि पहले आते थे तो तुम रोजगार या बेरोजगारी की बात करते थे, है ना, तुम कहते थे कि भाई सिक्युलर बनो, ये धर्म के नाम पर ना लड़ो। ये तुम कहाँ से इजराइल वगैरह की बात लेके आए? तो हमने उसको समझाया कि भाई दुनिया के मजदूरों एक हो, या वसुधैव कुटुंबकम का नारा जो हमारे पूर्वज भी देते रहे हैं। हालांकि वसुधैव कुटुंबकम का मतलब सारे लोग हैं, राजा महाराजा सब आते हैं। हम मजदूरों की बात कर रहे हैं, प्रताड़ित लोगों की बात कर रहे हैं, और हम बताना चाहते हैं कि दुनिया में ऐसा भी हो रहा है, क्या हम उसके काम कर सकते हैं? वैसे हालत में लोगों ने कई समझा और भी आगे जानने की कोशिश की। नेपाल यदि ये सवाल उठा रहा है तो बड़ा बढ़िया है। वैसे मुख्य कारण नेपाल को उठाने का है कि कुल करीब 10,500 यूएन के तरफ से जो सैनिक हैं जो वहां कर रहे हैं, उसमें नेपाल के भी सैनिक हैं जो करीब 870-75 लोग हैं। और इसलिए कह रहा है कि यह बिल्कुल गलत बात है, आप यूनाइटेड नेशंस का और अंतर्राष्ट्रीय नियम जितने भी उसको तोड़ रहे हैं, और बहुत ही खराब बात है। जी, दो बयान आए हैं, एक स्वीडिश मंत्री का आया है, एक जर्मनी के विदेश मंत्री का आया। दोनों कह रहे हैं कोई संकेत नहीं मिल रहा है कि गाजा में जनसंहार हो रहा है, नरसंहार हो रहा है। इनके दिमाग है या ना है वह प्रश्न बाद में उठता है। सबसे चीज है कि इनको इन बयानों के लिए वॉर इंडस्ट्री, जियोनिस्ट रिजीम के साथ इनको कमीशन मिल रहा है, यह दलाली कमा रहे हैं, उसके लिए बोल रहे हैं। और दिमाग इनका खत्म हो चुका है, बिल्कुल भ्रष्ट हो चुका है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। और ऐसे ही लोग हैं, आपको याद होगा बहुत पहले यहां तक कि लेबनान में या कहीं पे यह एक महिला राजनयिक थी, मुझे याद नहीं आ रहा है, और आसपास में हंगामा हुआ था तो रोते धड़धड़ाते हुए भागी और छोड़ के भागी अपने देश में। बहुत मतलब वायलेंस बहुत हो रहा है, मैं वहां जिंदा कैसे रह सकता। इराक में थी सर, इराक में अमेरिका की थी। अच्छा आपने याद किया। ऐसे लोगों के पीछे में एक छोटा सा वाकया याद आया कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में जर्मनी का जो तानाशाह था हिटलर, वह भी बॉर्डर पे जाता था सैनिकों को पकड़ के। वैसे वो भूतपूर्व सैनिक भी था, और उसके बगल में संयोगवश एक बम फटा, छोटा सा बम उस जमाने में होता था। ऐसा डरा कि दोबारा अपने बंकर से तभी निकला जबकि उसने आत्महत्या की, फिर दोबारा वहां पर दिखाने के लिए नहीं गया। जी, खैर चलिए छोड़िए। वैसे ये लोग जो दूसरों को लड़वाते हैं, मरवाते हैं और उस पर सत्ता राज करते हैं, बहुत छोटे से दिल के होते हैं, जरा सी भभकी से घबरा जाते हैं। लेकिन अब बात करते हैं फिनलैंड के एक मंत्री को लेकर। स्वीडिश वाला बोल रहा है नरसंहार नहीं हो रहा है, जर्मनी वाला बोल रहा है नरसंहार नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा हो रहा है, तो उनको अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ा। लेकिन इस खबर को छोड़ के भी आगे बढ़ते हैं, अमेरिका की तरफ चलते हैं। बाइडेन बाबा, या आप कह सकते हैं ब्लिंकन बाबा, कह रहे हैं नेतन्याहू से 30 दिन दे रहे हैं तुम्हें, जो राहत सामग्री नहीं जा पा रही है गाजा में वो जाने दो, वरना तुम्हारी सैन्य सहायता बंद कर देंगे। 30 दिन देने की जरूरत थी क्या? ये मतलब इतना बेहुदा स्टेटमेंट है, खुद को भी शर्म नहीं है। ब्लिंकन ने ये बात कहा, नेचुरली बाइडेन ने भी इस पे मुहर लगाई होगी, या वहां का जो भी डीप स्टेट है उन लोगों ने ऐसा कहा है कि भाई तुम्हें 30 दिन दे रहे हैं। नंबर 1, जो तुमको मारना है मारो, खत्म करो, गाजा में हो, लेबनान में करो। नंबर 2, इनडायरेक्टली दिखाना चाह रहे हैं ईरान को कि तुम रिलैक्स मारो, तुम्हारी सेना जो अभी पूरी तरह से नंबर 1 क्लास 1 या रेड 1 पर अलर्ट है, अलर्ट 1 है, उसको रिलैक्स मारने तो हम कहाँ लड़वा रहे हैं, कुछ होने वाला नहीं है। होगा भी तो छोटा मोटा तुम्हारे सैन्य ठिकानों पर या दूर दराज में कहीं मार देगा, तुम घबराओ मत। यानी ऐसे मौके का इंतजार इजराइल को दे रहे हैं, जबकि ईरान के और उसके जितने भी समर्थित रेसिस्टेंस फोर्सेज हैं वो मैक्सिमम रिलैक्स मोड पर हैं। तब तुम आक्रमण को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरे, दुनिया को दिखाने और अपने यहाँ देश के वोटर्स को दिखा रहे हैं कि भैया हम पूरी तरह से हैं। हम तो इजराइल को यहां तक कर रहे हैं कि तुम इसके बावजूद नहीं करते हो, ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं आने दे रहे हो, ह्यूमन वैल्यूज नहीं लागू कर रहे हो 30 दिन में। 30 दिन तक इन ह्यूमन होने दो, तो उसके बाद कर लेंगे। तब तक चुनाव यहाँ खत्म हो चुका रहेगा, सब कुछ शांत हो जाएगा। उसके बाद से हम रहे ना रहे कौन जानता है 30 दिन के बाद क्या होगा, तुम करते रहो। तो यह बहुत ही बेहुदा और भद्दा मजाक है, और प्रत्यक्ष रूप से कह रहा है
कि हम जियोनिस्ट रिजीम के साथ है, तुमको जितनी भी हत्या करना है करो, जो भी करना है करो, या क्षेत्र को जितना बढ़ा सकते हो, ग्रेटर इजराइल बनाना है, यानी अमेरिकी अड्डा को जो बनाना चाहते हो बनाओ, बिना सोचे हुए कि आज नहीं तो कल तुम्हारा साम्राज्यवाद का ध्वस्त होना आवश्यक है। निर्भर करता है कि वहां की जनता उठ खड़ी होकर तुम्हें खत्म करती है या अंततः परमाणु बम लड़ाई होता है और तुम बेमौत मारे जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि किस हालात में तुम थे और क्या हो गए। जी, एक तरफ ये बोल रहे हैं, एक तरफ 100 अमेरिकी फौजी कुछ ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम लेकर पहुंच गए हैं जिससे इसराइल को बचाया जा सकेगा। तो भाई जब आप कह रहे हो कि सैन्य सहायता रोकोगे तो वो क्यों भेज दिए? वह सैन्य सहायता, बल्कि वहां पर काफी भगदड़ मचा हुआ पूरे इजराइल में। अब नॉर्मल रॉकेट भूल जाइए, बैलिस्टिक मिसाइल, नॉर्मल रॉकेट भी हैफा और तेल अवीव में पहुंच रहे हैं, जहां आग लग रहा है, विस्फोट हो रहा है, उसके सैनिक भी मारे जा रहे हैं। इसके जो लेबनान के लड़ाके या जो वहाँ की आर्मी जो कर रही है, हिजबुल्लाह, यहाँ तक कि हमास ने भी कुछ रॉकेट दागे हैं, उससे भी पहुंच रहा है। यानी यह लग रहा है कि इनका जो भी एयर डिफेंस सिस्टम था वह काफी हद तक छत विछत हो चुका है और खुद ही भाग दौड़ मचा रहे हैं जल्दी से बनाने के चक्कर में। अमेरिका से भी मांग रहे हैं, जो थर्ड सिस्टम वहां से आ रहा है, स्मॉल से इंटरमीडिएरी रेंज के लिए, लॉन्ग रेंज वाला नहीं है ये। और इसमें यह भी साथ साथ पेंटागन से या कहीं से यह खबर आ रहा है कि अमेरिका की भी हालत, वहां की जो वॉर इंडस्ट्री है वो कह रहे हैं कि दोनों जगह हम एयर डिफेंस सिस्टम इतना नहीं पैदा कर सकते हैं कि एक इजराइल को भी दो, दूसरी तरफ यूक्रेन को दो, क्योंकि यूक्रेन ने अपनी गलती से, पेंटागन कहने से, जो कुर्स में घुस लिया, इनका पूरा वॉर जोन जो काफी लंबा चौड़ा हो गया। अब इसको यह एयर डिफेंस सिस्टम में रोकने में असमर्थ हो रहा है और रशिया काफी तेजी से बढ़ रहा है, यानी पासा पलट रहा है दोनों जगह। यूक्रेन में तो साफ दिख रहा है, इजराइल में धीमे धीमे वह चीज नजर आ रहा है या आएगा। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मीडिया की जो जिम्मेदारी बनती है वो तो उन्हीं के हाथों में। कौन बताएगा सच क्या है, पर्दे के पीछे चल क्या रहा है, 30 दिन का वक्त क्यों दिया गया, और अब उधर अपने फौजी अमेरिका ने इसराइल में क्यों भेज दिए? क्या वाकई में सिर्फ एयर डिफेंस सिस्टम लागू करने के लिए भेजे हैं, या उन्हीं फौजियों के जरिए अब जो है कोई नई तबाही मचवाई जाएगी इस पूरे मध्य एशिया के इलाके में? बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।